कि आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसमें आप सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, जिसमें रेंटल मैनेजमेंट है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, लोग मॉर्गेज को भी जो है वो हेल्प आउट करते हैं अगर किसी को मॉर्गेज लेनी है वहाँ पे। बिल्कुल, मॉर्गेज के लिए असिस्टेंट है। हम लोग खुद नहीं करते, हमारे पास पार्टनर्स हैं। जो लोग वेस्ट में बैठे हुए हैं, लेट्स से कनाडा में बैठे हुए हैं या यूएस में, यूके में, ना तो उनकी वहाँ पे अर्निंग है, ना वो खुद मौजूद है, तो उनका जो ट्रस्ट है वो डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता होगा। तो उस हवाले से आप किस तरह हेल्प करते हैं उन क्लाइंट्स को जो कि वेस्ट में बैठे हुए हैं? दुबई में लोग ट्रस्ट इसलिए भी करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके लॉज बड़े टाइट हैं इस हवाले से कि मैं एज अ रियल्टर अगर मैं आपसे पेमेंट का पेमेंट अपने नाम पे नहीं ले सकता, डेवलपर के अकाउंट में जाएगी, एस्क्रो में जाएगी। ठीक है, मॉर्गेज भी मिल सकती है और पेमेंट प्लान पे भी ऑप्शन है। 3 ऑप्शंस होते हैं और डेवलपर्स जो आपको प्लान दे रहे होते हैं बेसिकली वो भी इंटरेस्ट फ्री होते हैं कि 7 ईयर्स तक आपने सुना होगा पेमेंट प्लान है या 8 ईयर्स का पेमेंट प्लान है। कोई बिल्डर पेमेंट प्लान ऑफर कर रहा है तो वो बिल्डर खुद फाइनेंस कर रहा है प्रोजेक्ट को, आपको एज अ बायर खुद बैंक के पास जाना नहीं पड़ता। जो भी आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को पता है कि आपने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट इतने % पेमेंट कर दी है, तो डेफिनेटली दे आर लाइक अ बाउंड, डेवलपर भी बाउंड है, आप भी सिक्योर हैं एज अ इन्वेस्टर, और गवर्नमेंट ने रेगुलेट की हुई ये सारी चीज़। रेडी में आपको आरओआई मिलता है वो 6 to 6.5% मिलता है, प्लस एप्रिसिएशन के चांसेस विद ग्रेजुअली होते हैं एज कम्पेयर टू ऑफ प्लान प्रोजेक्ट जिसमें आपको 30% का जंप मिलता है विद इन अ 3 ईयर्स और विद इन अ कंस्ट्रक्शन पीरियड। यानी कि गवर्नमेंट जो है, जो वहाँ की बिल्डिंग अथॉरिटी होगी, वो पॉपुलेशन के हिसाब से रिलीज़ करते हैं प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो जितनी बिल्डर ने लॉन्च करनी है वो बगैर देखे जो है लॉन्च करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये जो इश्यूज़ यहाँ पे टेनेंट के हैं ना, वो बहुत तकलीफ़देह होते हैं। उनसे अगर मैंने अवॉइड करना है तो फिर मुझे लगता है कि दुबई एक बेहतर जगह है, क्योंकि वहाँ पे लॉज़ इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर टेनेंट वहाँ पे रेंट देना बंद कर दे तो आप उसको विदिन 2 to 3 मंथ्स एविक्ट करवा सकते हैं ईज़िली। ओके फ्रेंड्स, मैंने आज अपने एक दोस्त को इनवाइट किया है, महमूद, जो कि दुबई में रियल्टर हैं और काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं उस मार्केट के अंदर। और क्योंकि दुबई पे मेरा खुद भी फोकस रहा है कुछ अरसे से, मैं काफ़ी अरसे से रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या दुबई की मार्केट हमें वो आरओआई दे सकती है रेंटल के हिसाब से, जो हमें इस वक्त कनाडा में नहीं मिल रहा। अगर यूएस में भी आप बैठे हुए हैं, इवन यूके में बैठे हुए हैं, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वक्त जो प्राइसेस हैं वेस्टर्न मार्केट्स की वो काफ़ी हाई हैं। तो उस हवाले से हमें वो आरओआई नहीं मिलता जिस जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दुबई इस वक्त ऐसी प्राइम लोकेशन है जहाँ पे हमें कैश फ्लो मिल रहा है अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद। तो उस हवाले से मैंने महमूद को इनवाइट किया अपने चैनल पे कि हम उनसे बात करें, उनसे जानें कि मार्केट में क्या डायनामिक्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ हमें आरओआई मिल सकता है। और ये जो पॉडकास्ट है ये ख़ास उन लोगों के लिए जो कि वेस्ट में बैठे हुए हैं, दुबई, यूके में, कनाडा में या यूएस में बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि अपना कैपिटल डिप्लॉय करें यूएई के अंदर। तो इस पे हम आज बात करेंगे। तो महमूद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिन भाई कैसे हैं आप बताएं। ठीक-ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक तो महमूद, थोड़ा-सा आप इंट्रो दीजिए कि आप कब से काम कर रहे हैं इस मार्केट में और क्या आपका बैकग्राउंड है? राइट, अच्छा, मैं दुबई रियल एस्टेट में अराउंड 2018 से हूँ, और अगर एज अ एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाए तो मैं एज अ कंप्यूटर इंजीनियर रहा हूँ। सही है। एज अ दुबई में जब मैं आया तो डिजिटल मार्केटिंग, अपने जो भी रियल एस्टेट में जो भी आप समझ लें मार्केटिंग के हवाले से जो टेक्निक्स होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, तो वो सारा मैंने हेड किया एज अ मार्केटिंग मैनेजर, फिर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। तो दैट वाज माय जर्नी। देन आई विल कम टू द सेल्स अराउंड 3 ईयर्स। ठीक है, तो सेल्स में आई हैव लाइक मेरे पास एक अपनी टीम है जो कि पर्टिकुलरली हम लोग फोकस ऑन द सेल्स। और प्लस अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो हम लोगों ने ये विद इन 10 ईयर्स पहले ये स्टार्ट किया था। जिस कंपनी में मैं हूँ, होम्स पार्टनर रियल इस्टेट हुँ। है। हमारे पास 360 सॉल्यूशंस हैं। जो प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं उसकी लीजिंग करना, मैनेजमेंट करना, उसकी मेंटेनेंस करना, तो कस्टमर को कहीं जाना नहीं पड़ता। अल्टीमेटली अगर आप मुझसे बाय कर रहे हैं तो इन शॉर्ट आप मेरे साथ ही कनेक्टेड रहेंगे या मेरे टीम मेंबर आपके साथ कनेक्टेड रहेगा, और आपको जो भी फैसिलिटेट करनी होंगी चीज़ें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनको आइडिया नहीं होता। प्रॉपर्टी बाय कर ली, बाय करने के बाद उनको नहीं आइडिया कि टाइटल डीड भी इशू करवानी है या किस तरीके से प्रॉपर्टी को रेंटल पे जाना है, क्योंकि जो एजेंट होगा वो जैसा अपना कमीशन बायर से लेके, टेनेंट से लेके वो आगे हो जाता है, और आपका और टेनेंट का फिर एक रिश्ता होता है। अब डेफिनेटली आप वेस्ट में बैठे हुए हैं और टेनेंट यहाँ पे जो, तो उसको जो परेशानी होती है, तो वो उस चीज़ को कैटर करने के लिए, इस गैप को फिलअप करने के लिए हमने मैनेजमेंट, हमारे पास सर्विसेज हैं, तो हम प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं पूरी, आपको A to Z सॉल्यूशंस देते हैं। तो फॉर माय एक्सपर्टीज़ कि मैंने मार्केट में जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ मुझे लगता है कि अब ये चीज़ यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स हम जो है डिलीवर अपने कस्टमर को कर सकते हैं।
एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर राइट नाउ कि मैं अपने ऑलमोस्ट 20+ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मतलब मेरा डीलिंग्स चलती हैं कि उनके साथ सेल करना, परचेज करना, नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाना, पुराने में उनकी अप्रिसिएशन को आगे जो है ना मूव ऑन करना, क्योंकि डेफिनेटली एज अ इन्वेस्टर्स अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो आपने 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम होता है कि इतने में आपने जितनी इक्विटी आपने लगाई है उसकी बेस पे आपने जो है अपना कितना रिटर्न मिला है। तो एज अ मार्केट एनालिस्ट तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि यार ये प्रोजेक्ट है, इसमें इतने परसेंट एप्रिसिएशन बन सकती है। तो अपने जो भी मेरे इन्वेस्टर्स होते हैं तो आई विल उनको ये मैं ऑप्शन कहता हूँ कि हम अर्ली प्री लॉन्च में या प्री लॉन्च प्राइस पे हम ये यूनिट्स हम सेलेक्ट करते हैं, उनको बुक करवाते हैं एक अच्छे लेआउट के साथ। तो वो सारी चीज़ें मतलब उनको एजुकेट करना इज़ अ पार्ट ऑफ माय जॉब। थैंक यू। तो यानी कि आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसमें आप सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, जिसमें रेंटल मैनेजमेंट है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है। आप लोग मॉर्गेज को भी जो है वो हेल्प आउट करते हैं अगर किसी को मॉर्गेज लेनी है वहाँ पे? बिल्कुल, मॉर्गेज के लिए असिस्टेंट है, हम लोग खुद नहीं करते, हमारे पास पार्टनर्स हैं जो जिन पे ट्रस्टेड है, जो फैसिलिटेट करते हैं मेरे क्लाइंट्स को मॉर्गेज के हवाले से। जो पॉसिबल हम्म। सॉल्यूशंस होता है मॉर्गेज का, वो उनको बता देते हैं कि आइदर यू आर गेटिंग दिस रेट और आपको मॉर्गेज मिल भी सकता है या नहीं, वो अर्ली बिट्स में ही बता सकते हैं। प्लस वीज़ा सर्विसेज हैं कि जिसको अगर गोल्डन वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो डेफिनेटली आप खुद ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप एक सर्विसेज, हमारी सर्विसेज हैं, आप उनको अवेल करें और मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाता है कि आपको आपका गोल्डन वीज़ा स्मूथली एज अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बेस पे जो कि 2 मिलियन पे आपको अच्छा। मिलता है, गोल्डन वीज़ा ठीक है, 10 साल। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि ये जितने भी प्रॉपर्टी के मामलात हैं, जो वहाँ पे लोकल बंदा है उसके लिए तो आसान है, वहाँ पे रहते रहते हुए वो प्रोजेक्ट्स देख सकता है और उनको मॉर्गेज मिलना भी आसान होती है क्योंकि उनकी अपनी वहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री है, वहीं पे अर्निंग है। जो लोग वेस्ट में बैठे हुए हैं, लेट्स से कनाडा में बैठे हुए हैं या यूएस में, यूके में, ना तो उनकी वहाँ पे अर्निंग है, ना वो खुद मौजूद हैं, तो उनको उनका जो ट्रस्ट है वो डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता होगा। तो उस हवाले से आप किस तरह हेल्प करते हैं उन क्लाइंट्स को जो कि वेस्ट में बैठे हुए हैं? सर डेफ़िनेटली एक बड़ी ज़िम्मेदारी का काम होता है ये कि हम मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अगर जो मैं ऑप्शन उनको दे रहा हूँ डेफ़िनेटली वो यहाँ पे नहीं है। ऑल्दो कि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे आप सब प्रोजेक्ट का रिव्यू देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को एक थोड़ा-सा डाउट रहता है कि यार हम किस बंदे पे बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इसके थ्रू कर रहे हैं, पेमेंट्स हमारी जा रही हैं, ठीक है? तो वो एक बड़ा ज़िम्मेदारी वाला रोल होता है और मेरी कोशिश होती है कि अपने कस्टमर को एजुकेट करूं स्टेप बाय स्टेप। सो हेयर दुबई में लोग ट्रस्ट इसलिए भी करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके लॉज बड़े बड़े टाइट हैं इस हवाले से कि मैं एज अ रियल्टर अगर मैं आपसे पेमेंट का पेमेंट अपने नाम पे नहीं ले सकता, डेवलपर के अकाउंट में जाएगी, एस्क्रो में जाएगी, ठीक है? मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा कि आपके फाइनेंशियल्स के हिसाब से ये प्रोजेक्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है? तो ये सारे चीज़ें देखना होता है। वेस्ट के लोगों का डेफिनेटली टाइम डिफरेंस आता है, 8 से 12 घंटे का डिफरेंस होता है, बट स्टिल वहाँ पे क्योंकि टैक्सेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब उनको टैक्सेस देने पड़ते हैं अपनी इनकम पे, प्रॉपर्टी पे। तो वो अपनी जो साइड इनकम आ रही होती है उनको, उसको वो कोशिश करते हैं, पहले वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट या इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब वो दुबई की तरफ उन्होंने अपने आप को चेंज किया। ऑल्सो पहले भी कर रहे थे बट रिसेंटली 2 साल के अंदर जो हमने फ्लो देखा है वो बहुत सारे ओवरसीज एक्सपेक्ट्स इंडियन पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने दुबई में हुँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। बिल्कुल। और मेरे ख़्याल में इसकी वजह ये है कि खुद मैं भी पहले कुछ अर्से पहले तक मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने पाकिस्तान नहीं जाना, तो आप जिस करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो तो मुस्तकिल डेप्रिशिएट होती चली जा रही है। तो अगर आपने लेट्स से 1 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर भी दी, तो अगर वो पाकिस्तानी रुपीज़ में एप्रिशिएट हो भी जाए, तब भी आप जो है ना वॉश हो जाता है आपका प्रॉफ़िट। तो ये एक इश्यू रहता है। लेकिन दुबई में एक ऑप्शन ये है अच्छा, कि दुबई की जो करेंसी है, वो डॉलर के साथ सेट हुई हुई है, तो वो फ्लक्चुएट नहीं करती। तो इन अ सेंस कि आप जो है वो यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो मुझे काफ़ी अपील करता है कि अगर ख़ास तौर पे कनाडा में, क्योंकि कनाडा की करेंसी भी काफ़ी फ्लक्चुएट करती है अगेंस्ट यूएसडी। तो अगर आपने अपना कैपिटल जो है वो यूएसडी के साथ प्रोटेक्ट करना है, तो दुबई इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के साथ पेग हुई हुई है। तो ये आपने बहुत अच्छा बात बताई कि ट्रस्ट, क्योंकि बहुत इश्यू होते हैं इसके अंदर। अगर रिमोटली अगर आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कोई बंदा फ्रॉड है, स्कैम कर रहा है, या कोई स्कैम प्रोजेक्ट है, उसमें आपसे इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। तो इसमें बहुत जो है वो
लाइबिलिटी वाली बात होती है। तो ये बताएँ कि जो लोग यहाँ रहते हैं, उनकी इनकम भी यहाँ पे है, तो उनको वहाँ पे मॉर्गेज मिल सकती है या उनको कैश पे ही बाय करनी पड़ती है प्रॉपर्टी? बिल देखिए, मॉर्गेज भी मिल सकती है और पेमेंट प्लान पे भी ऑप्शन है। 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर जो आपका इन्वेस्टर है, जो बायर है, अगर वो दुबई में बाय करने जा रहा है, डेफिनेटली वेस्ट में तो आपको पता है 10% या 15% या इवन 20% पे आपको मॉर्गेज आपको मिल जाती है, ठीक है? और दैट विल बी अराउंड 30 ईयर्स। तो वो बड़ा हुँ, वहाँ कॉमन है कि लोग 10-20% पे करते हैं और मॉर्गेज ले लेते हैं। दुबई में सम हाउ मार्केट डिफरेंट है, क्योंकि ये कैश रिच मार्केट है। इट मीन्स कि लोग कोशिश करते हैं कि बैंक्स को अवॉइड करें, और डेवलपर्स जो आपको प्लान दे रहे होते हैं बेसिकली वो भी इंटरेस्ट फ्री होते हैं, कि 7 ईयर्स तक आपने सुना होगा पेमेंट प्लान है, या 8 ईयर्स का पेमेंट प्लान है। प्रॉपर्टी आपने ले ली है 70% या 60% पे करके, और रिमेनिंग का आपने 3 से 5 साल के अंदर पे करना है। तो ये जो आपको बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो इसलिए लोग मॉर्गेज की तरफ, जो लोकल बायर हैं डेफिनेटली, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर लोग बाय करते हैं एज अ नॉन रेजिडेंट। उनका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है, उनकी कंडीशंस भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू जो जो बंदा जो दुबई में रह के काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसको ईजिली हुँ। आप समझ लें मॉर्गेज मिल जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बिल्डर पेमेंट प्लान ऑफ़र कर रहा है, तो वो बिल्डर खुद फाइनेंस कर रहा है प्रोजेक्ट को, आपको एज़ अ बायर खुद बैंक के पास जाना नहीं पड़ता, बिल्कुल, ऐसा ही है? बिल्कुल अच्छा। ऐसे ही है। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि जब से इन्होंने एस्क्रो को इंट्रोड्यूस करवाया अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, आई थिंक 10 साल हो गए। तो इस टेन्योर में डेवलपर ने, अगर लेट्स से अगर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की जो भी अमाउंट है वो पहले ही फाइनेंस करनी होगी डेवलपर को, और वो अकाउंट में जमा करवानी होगी। और जो कस्टमर से पैसा लेगा, तो वो डेफिनेटली वो भी एस्क्रो में जाएगा। तो इट मीन्स कि जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं, जो भी आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को पता है कि आपने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट इतने परसेंट पेमेंट कर दी है। तो डेफिनेटली दे आर लाइक अ बाउंड, डेवलपर भी बाउंड है, आप भी सिक्योर हैं एज अ इन्वेस्टर, और गवर्नमेंट ने रेगुलेट की हुँ। हुई है ये सारी चीज़। अच्छा, तो अगर बिल्डर खुद फाइनेंस करता है प्रोजेक्ट को और आपको पेमेंट प्लान ऑफ़र करता है, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट क्या बैंक से कम होता है या ज़्यादा होता है? अगर जैसे मैं बायर आ रहा हूँ, एज़ अ बायर मैं आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं भई मैंने जो है वो उसको मॉर्गेज से फाइनेंस करना है किसी बैंक के साथ। तो जो इंटरेस्ट रेट मुझे बैंक से मिलेगा, क्या वो बिल्डर्स के इंटरेस्ट रेट से कम होता है या ज़्यादा होता है? डेफिनेटली देखिए, बिल्डर का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एज मतलब हम इसको इग्नोरेबल कर देते हैं, ठीक है? लेकिन अब बैंक आप उसको कॉस्ट में एब्ज़ॉर्ब कर कॉस्ट में देते होंगे ना? और प्लस जो हाँ। एप्रिसिएशन आ रही है डेफिनेटली वो नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर हुँ, आप कहते हैं कि नहीं, मैं प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप एवरेज है कि आप 5% पर एनम जो है ना वो इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। और जो डेवलपर का जो इंटरेस्ट फाइनेंस रेट होता है, जो आपको बाय कर रहा होगा, वो 1.5% और 2%, लेस देन 2% मैं बात करूंगा। और सम अच्छा। सिनेरियोज हुँ, में तो ये होता है कि हुँ, अगर आप एक साथ पेमेंट कर दें, या कोई अगर आप उनकी ऑफर अवेल कर लें, डिस्काउंटेड ऑफर, तो वो भी गैप नैरो हो जाता है। तो इसलिए हुँ, लोगों का जो यहाँ पे माइंड सेट है वो सिंपल है कि अगर हमें कोई पेमेंट प्लान पे ऑप्शन मिल रहा है, तो वो उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हर कोई मंथली इनकम पे यहाँ सर्वाइव कर रहा होता है वेस्ट में भी। तो अगर वो $2,000, $2,500 या 2,000 पाउंड समहाउ सेव कर रहा है, तो वो कोशिश करते हैं यहाँ स्टूडियो और 1 बेडरूम हम यहाँ पे कोई बुकिंग कर लें। ठीक है। अच्छा, इन केस अगर किसी के पास मेरे ख़्याल में अगर आप नॉन रेज़िडेंट हैं, फिर तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है ना? फिर तो आप प्रॉपर्टी एज़ अ नॉन रेज़िडेंट भी बाय कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना? बिल्कुल। तो कोई ऐसा रिस्क है कि क्योंकि आप नॉन रेज़िडेंट्स हैं और प्रॉपर्टी जो है वो किसी तरह गवर्नमेंट जो है कहे कि नहीं भई यू आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू कीपिंग इट, तो कोई ऐसा रिस्क है कि नॉन रेज़िडेंट्स के लिए कि अगर वो यहाँ रहते नहीं हों और प्रॉपर्टी बाय कर लें और कभी किसी वजह से उनको प्रॉपर्टी फ़ोर्सफुली बेचना पड़ जाए गवर्नमेंट के देखिए, ऑर्डर पे? गवर्नमेंट के ऑर्डर आप ये समझ लें कि क्योंकि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, जो हम ऑफर कर रहे होते हैं, तो उसमें तो ये हुँ, 0% चांस होता है कि गवर्नमेंट आपसे कहे कि आप इसको खाली करें और हम मतलब फोर्सफुली आपसे बाय करें। तो एज सच इनके कॉन्स्टिट्यूशन में या क्लॉज कहीं भी नहीं लिखा हुआ इस तरीके के ये फोर्सफुली आपसे बाय कर सकते हैं। हाँ, लीज होल्ड में ये टर्म्स है कि आफ्टर द लीज एक्सपायर इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट कि वो उसको एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते। तो डेफिनेटली लीज होल्ड की जो हुँ, आपकी प्रॉपर्टी है, हम उसको भी मार्केट नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता आफ्टर 30 ईयर्स और 90 ईयर्स उसका क्या बनेगा। बट
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जब से दुबई ने इंट्रोड्यूस करी है, तो इसकी बेसिक बुनियाद ही यही है कि कुछ भी हो जाए, इवन कि अगर आपकी ये रॉयल आप कह लें कि अगर शेख मोहम्मद के साथ बाद अगर इनका बेटा आता है या उनका बेटा आता है, तो जो भी आपके रॉयल फैमिली से आते हैं, तो ये पॉलिसी सेम रहेगी। उन्होंने पॉलिसी एक बना दी है कि फ्री होल्ड है, आपको 100% ओनरशिप आप है। अच्छा, वैसे इधर भी होता है फ्री होल्ड और लीज़ का चक्कर, क्योंकि लीज़ होल्ड में होता है कि गवर्नमेंट ओन करती है लैंड को, तो गवर्नमेंट से आप बेसिकली रेंट पे लेते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। अम, तो अच्छा, तो ये जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आप बता रहे हो, ये तो सिर्फ़ जो विलाज़ होंगे या टाउन हाउसेज़ होंगे ना, ये जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है, वो तो लीज़ होल्ड ही होगी? वो भी फ्री होल्ड होती है। इन्होंने अच्छा। एरियाज को बेसिकली कैटेगराइज किया हुआ है कि हर फ्री होल्ड के साथ कुछ लीज होल्ड एरिया है, बट डेफिनेटली अपार्टमेंट्स भी फ्री होल्ड पे हैं, विलास टाउन हाउसेस भी आपके फ्री होल्ड पे आ जाती हैं, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करना था दुबई को। तो उन्होंने सिंपल किया कि अपनी एक लैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना फ्री होल्ड कर दिया कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट आए। अब वेस्ट में हुँ, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टैक्स सेविंग हो जाए, तो वो डेफिनेटली वो दुबई को प्रेफर करते हैं, वो और कहीं नहीं जाते बिल्कुल हैं ठीक है, मतलब। ठीक है। अच्छा, ये बताएँ कि अगर जैसे मैं एज़ अ कस्टमर आपके पास आ रहा हूँ, तो अम एक तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है? जो रीसेल हम यहाँ के ज़माने में उसके उसको बोलते हैं रीसेल प्रॉपर्टी। और एक है जो ऑफ प्लान, यानी कि यहाँ पे हम कहते हैं उनको प्री-सेल, यानी कि अभी बिल्डर ने बनाना शुरू नहीं किया उसको, लेकिन वो पहले से सेल कर रहा है। तो एज़ अ फॉरेन इन्वेस्टर क्या ऑप्शन बेहतर है, रीसेल बाय करना या ऑफ प्लान? देखिए, ये टोटली आपके फाइनेंशियल्स और आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है? बहुत से लोग हैं हुँ, मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमें रेडी में ही चाहिए, हम इसको यहाँ पे टर्म में रेडी कहते हैं कि वो रेडी अपार्टमेंट हमें चाहिए, हमें ऑफ प्लान या अंडर कंस्ट्रक्शन हमें नहीं चाहिए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं। लेकिन अगर आप दुबई की मार्केट को अगर एनालाइज करें, तो वो ये मार्केट चलती है ऑफ प्लान पे, कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप बाय करें और टिल कंप्लीशन आप उसको रीसेल कर दें, या टिल कंप्लीशन आप उसका आरओआई 7 to 8% आप एक्सपेक्ट करें। अभी जो रेडी में आपको आरओआई मिलता है वो 6 to 6.5% मिलता है, प्लस एप्रिसिएशन के चांसेस विद ग्रेजुअली होते हैं, एज कम्पेयर टू ऑफ प्लान प्रोजेक्ट की, जिसमें आपको 30% का जंप मिलता है विद इन अ 3 ईयर्स और विद इन अ कंस्ट्रक्शन पीरियड। बट अगर रेडी में होगा तो वो 30% हो सकता है 5 साल में आए, प्राइस हुँ, एप्रिसिएशन हो सकता है कि 6 ईयर 7 ईयर्स, तो डिपेंड ऑन द मार्केट। सो जो जिसके पास अगर कैश है वो जस्ट रिस्क नहीं लेना चाहता, तो डेफिनेटली दे विल गो विद द रेडी प्रॉपर्टीज, ठीक है? अगर जिनके पास थोड़ा सा अब लेट्स से कि ऑफ प्लान में आपको एडवांटेज क्या मिल रहा है कि आपको पेमेंट प्लान मिल रहा है, ठीक है? अब आप रेडी में लेट्स से आप बाय कर सकते हैं, एग्जांपल मैं देता हूँ, अब लेट्स आपके पास 800,000 है, 8 लाख दरम, आप उसमें एक जेवीसी में 1 बेडरूम और स्टूडियो अब ये इजीली बाय कर लेते हैं, ठीक है? बट अगर आप हुँ, उसको कंपेयर करें, मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है, ठीक है? उसमें आप 800,000 दें टिल कंप्लीशन, ठीक है? और जो उसके बाद का रिमेनिंग 30% है, वो आपका रेंटल से कवर हो जाएगा। इट मीन्स कि आपने एक तो 8 लाख लगाए और 8 लाख की प्रॉपर्टी ली, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से सोचें कि यार मैंने 1.2 की प्रॉपर्टी बुक करवाई है और मैंने पे 800,000 किया है, और जो बाकी का मेरा 3 से 4 लाख दरम का जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा रेंटल कवर कर रहा है, ठीक है, वो अगर आपने पेमेंट प्लान लिया हुआ है बिल्डर से, तो वो उसमें वो रेंटल उसमें कवर कर कवर रहा है होता उसको। है, राइट? तो ठीक है। डेफिनेटली ये चीज़ आपको बेनिफिट देती है दुबई में ऑफ प्लान में, अंडर कंस्ट्रक्शन में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हुँ, इन अर्ली इन्वेस्टर्स को। अब जो रेडी में डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट लेगा तो वो 1.4 का ले रहा होगा, उसका आर ओ आई 6 to 6% के अराउंड बन रहा होगा। अब जिसने पहले हुँ। अर्ली बिड पे ले लिया तो वो 7 to 8% के आर ओ आई पे खड़ा होगा, और प्लस प्राइस एप्रिसिएशन अलग उसको मिल रही है। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy, and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a
bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. ठीक है। तो ये 7 to 8% आरओआई तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर मैं इसको कनाडा से कंपेयर करता हूँ, तो इतना आरओआई तो हमें यहाँ भी नहीं मिलता। यानी कि एक टिपिकल अपार्टमेंट की हम बात करते हैं, खैर मैं टोरंटो की बात करूँ, टोरंटो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो जीटीए के अंदर अगर हम एक लेट्स से 1 बेडरूम कॉन्डो भी बाय करते हैं, तो वो आपको मिनिमम जो है साढ़े 6 से 7,000 $7 लाख का पड़ता है, ठीक है? कैनेडियन डॉलर का। जो मेरे ख़्याल में इसको आप 2.6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कितना दिरहम के अंदर पड़ेगा वो। और उसका जो रेंट है वो पड़ता है तकरीबन 2,500 से $3,000 पर मंथ। तो अगर आप इसका आरओआई निकालते हैं तो वो तो बहुत कम होता है यहाँ की टर्म्स के अंदर। लेकिन जो आप मुझे बता रहे हैं 7 टू 8% आरओआई दुबई में, ये तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। बिल्कुल सर, इसकी रीज़न है कि दुबई के अगर आप विजन 2040 और मास्टर प्लान 2030 अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना प्लस मार्केट को कंट्रोल करना। लास्ट अगर मैं बात करूं कितने इन्होंने प्रोजेक्ट्स को हैंड ओवर किया इस साल, दुबई की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हैंड ओवर आए प्रोजेक्ट्स। लेकिन आप रेंटल देखें, स्टिल ज़्यादा है, मतलब 7 to 8 हुँ, परसेंट जिन्होंने पहले बुकिंग करवाई थी, 7 to 8%, और जो रेडी में ले रहे हैं वो 6% के अराउंड उनका बन रहा है आरओआई। तो ये चीज़ जो हुँ, रेगुलेटेड हो रही है ये गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमारी तरफ से नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्टर ने पैसा लगाया उनका इन्वेस्टमेंट कम हो या मार्केट डाउन हो, तो वो ग्रेजुअली मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा। यानी कि गवर्नमेंट जो है, जो वहाँ की बिल्डिंग अथॉरिटी होगी, वो अ, पॉपुलेशन के हिसाब से रिलीज़ करते हैं प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो जितनी बिल्डर ने लॉन्च करनी है वो बगैर देखे जो है लॉन्च करते हैं, ऐसा नहीं होता। नहीं, 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 बिल्कुल। आप किसी भी एक प्रोजेक्ट का अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, पिछले 2 सालों में हर एरिया को उन्होंने एक एलोकेटेड यूनिट्स या बिल्डिंग्स एलोकेट किए कि इतने बिल्डिंग्स में इतने यूनिट्स आने चाहिए। तो और वो हर हुँ, डेवलपर मतलब बाउंड होता है कि उतने ही ड्यूरेशन में देने को और बिल्डिंग्स यूनिट्स को डिलीवर करना। क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में अगर इतने बंदों का इन्फ्लक्स हो रहा है दुबई के मार्केट में और इतनी कंपनीज़ रजिस्टर्ड हो रही हैं, तो डेफिनेटली जितने वीज़ाज़ लग रहे हैं तो वो सब चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं बैक एंड पे। हमें तो लग रहा है कि हर हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, बट डेफिनेटली जो हुँ। पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी कोशिश है कि अपने जो मार्केट है उसको हम एक ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, जैसे सेम लाइक सिंगापुर, लंदन, हांगकांग। तो अब ये उसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं। हुँ, बिल्कुल। नहीं, मैं अभी 2 दिन पहले केविन लेरी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है वो कनाडियन लेकिन यूएस में होता है, तो उसने उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने यही बोला था कि अगर मैंने अपना कैपिटल डिप्लॉय करना है अब, आज की एनवायरनमेंट में, तो ना तो मैं लंदन में करूँगा, ना मैं कनाडा में करूँगा, ना मैं फ्रांस में करूँगा, मैं करूँगा तो यूएई के अंदर करूँगा, क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट का जो विज़न है इस वक़्त अपनी कंट्री को जो है डेवलप करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे फैलाना, तो वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। तो वो मुझे इसकी बात काफ़ी याद आई थी। तो अच्छा ये बताएँ कि अ, अगर हमने प्रोसेस शुरू करना है, लेट्स से अगर मैं एक वेस्टर्न क्लाइंट हूँ आपके पास, तो आप क्या एरियाज़ रिकमेंड करेंगे? लेट्स से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं ना, कि या तो आपने जो है ऑफ लाइन प्रॉपर्टी बाय कर ली, लेट्स से प्रॉपर्टी जो है वो हैंडओवर हो गई 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, और फिर अगर आप उसको रेंट पे देना है, तो क्या बेहतर रहता है? यानी कि अगर आप लीज़ लॉन्ग टर्म लीज़ फाइल करें वो बेहतर है, या फिर आप शॉर्ट टर्म रेंटल की तरफ जाएँ? किस में आपके पास जो कैश फ्लो है वो ज़्यादा अच्छा है? और अगर हम शॉर्ट टर्म रेंटल की तरफ जाते भी हैं, तो क्योंकि इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ भी आती हैं ना, देखिए आपको प्रॉपर्टी मैनेज भी करनी है, हर 3 या 4 दिन के बाद जो है वो क्लाइंट निकल के जा रहा है, तो उसकी क्लीनिंग कराना, उसकी बेडशीट चेंज करना, वो सारा कुछ। तो पहले तो ये बता दें कि कौन-सा ऑप्शन बेहतर है कैश फ्लो फाइनेंशियल के हवाले से, और फिर हम उस पे बाद में बात करेंगे कि जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का पार्ट है, वो आप किस तरह से हैंडल करते हैं? राइट, देखिए अगर कस्टमर आता है हमारे पास, डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे एक अच्छा आरओआई चाहिए, तो डेफिनेटली वो शॉर्ट टर्म में मिलता है। और शॉर्ट टर्म के एरिया डेडिकेटेड है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अगर लिवान में या दुबई लैंड में सिलिकॉन में बोलूँ कि सर आप यहाँ पे लेना और शॉर्ट टर्म आपका चलेगा, डेफिनेटली वहाँ नहीं चलते। जहाँ मेट्रो करीब हो वो ज़्यादा एरिया होता है, प्लस जिस अपार्टमेंट का व्यू हो दुबई मरीना, डाउनटाउन, जेएलटी से पाम जुमेरा, हुँ,
या मैरीटाइम, तो ये वाले जो एरियाज़ अभी हैं, ये बड़े मतलब जो टूरिस्ट जहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो भी दुबई में टूरिस्ट आता है और एयरबीएनबी लेता है, वो कोशिश करता है कि मेट्रो से करीब हो, शेख जायद रोड पे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों में अब यहाँ पे कंपटीशन बहुत हो गया, मतलब स्टूडियो में, वन बेडरूम में, टू बेडरूम में। तो ये चीज़ें हुँ, अब देखना पड़ता है कि हमारे कस्टमर का विद इन अ दिस कितने फाइनेंशियल्स वो रख सकता है, कितने परसेंट होल्ड, कितने साल वो होल्ड कर सकता है, और क्या उसको रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म जी, ज़्यादा आपको रिटर्न देता है, अप टू 12 to 14%। अगर एक अच्छा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो 12 to 14% विद ऑल द एक्सपेंसिव, अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद। तो दैट वाज द क्या नाम है, शॉर्ट टर्म में आपकी चीज़ें। अब इसमें एरिया डिफाइन करना, ये डेफिनेटली हमारा काम होता है कि एरिया कौन सा डेवलपर अच्छा रहेगा इस हवाले से, क्योंकि बहुत से बिल्डिंग्स हैं वो आपको शॉर्ट टर्म नहीं अलाउ करती, बहुत से आपको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। बहुत से कहते हैं कि आप हमारे ही कंपनी, बिल्डिंग मैनेजमेंट कहती है ये हमारी 2-3 अप्रूव्ड कंपनी है, आपने इन्हीं के साथ जाना है और किसी के साथ नहीं जाना। तो डेफिनेटली वहाँ पे भी एक मोनोपोली का एक आ जाता है फैक्टर। बट हुँ, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एक अच्छे ऑफ प्लान में, सॉरी, एक अच्छे शॉर्ट टर्म में, तो अगर आपने देख के अगर किसी खास, जैसे बिजनेस वे में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, या आपने शेख जायद रोड पे कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, या मरीना या जेएलटी में, तो इन जगहों पे आपका जो आरओआई है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म से ज़्यादा होता है, और फॉर बेहतर होता है। बेहतर होता है। जो हमारी कंपनी है, मैनेजमेंट कंपनी, डेफिनेटली हमारे पास अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म का लाइसेंस नहीं है, जिसको हॉलिडे होम्स कहा जाता है। बट हम उस प्रोसेस में है कि विद इन अ 1 and 2 ईयर, 1 ईयर के अंदर अंदर हमारा टारगेट है कि हम एक हॉलिडे होम की सर्विसेज भी दें, जो कि शॉर्ट टर्म एयरबीएनबी कर सकते हैं, क्योंकि दुबई में डेफिनेटली रूल्स एंड रेगुलेटेड है। तो हम लोग सिर्फ हुँ, प्रॉपर्टी मैनेज कर सकते हैं, इट मीन्स कि हम उसको मंथली बेसिस पे दे सकते हैं रेंट पे, हम उसको 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं, 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पे हम मैनेज कर सकते हैं। बट अगर पर डे अगर हमने मैनेज करना है, तो वो हमें उसके लिए एक अलग से, एक आप समझ लें कि लाइसेंस या सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होना चाहिए। बट फॉर एक्सपर्टीज हमारे पास चैनल पार्टनर हैं अपने, जो हमारे डेडिकेटेडली काम करते हैं। तो जो भी अगर रिक्वायरमेंट ऐसी आती है सच, तो हम उनको डायरेक्ट पास ऑन करते हैं, और कस्टमर जो होता है हमारा, उनसे डायरेक्टली हम डील करवा देते हैं कि आप इतने परसेंट पे आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं, और इतना परसेंट आपका साल का बनेगा। अच्छा, तो यानी कि आप तो ये एज़ अ कंपनी बात कर रहे हैं, अगर कोई इंडिविजुअल बंदा वहाँ पे एयरबीएनबी रन करना चाह रहा है, तो क्या उसको भी लाइसेंस लेना ज़रूरी है या वो बगैर लाइसेंस के कर सकता है काम? देखें, लाइसेंस ज़रूरी है इस चीज़ में। आप कोई भी एक्टिविटी आप दुबई में करें, मैं आपको एडवाइस यही करूँगा, या अपने ऑडियंस को भी, कि आप विदाउट लाइसेंस कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करें, ठीक है। लोग हुँ, हिडन में या आगे पीछे कर लेते हैं चीज़ें, बट बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या है कि अगर मैं ओनर हूँ, अगर मैं ये लिस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं किसी एयरबीएनबी कंपनी से पहले कोऑर्डिनेट करूँगा और उनके लाइसेंस के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट करवाऊँगा। तो दैट वाज़ अ रूल, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल बनाया तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। फ़ॉलो करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल और वहाँ के तो रूल्स है भी काफ़ी स्ट्रिक्ट अगर आपने उसको अगर उसके अगेंस्ट गए तो आपको हो सकता है वो ब्लैक लिस्ट भी कर दें। तो अच्छा ये बताएँ कि एक जो ख़ास रीज़न जिसका अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरा जो वजह है दुबई में इंटरेस्ट लेने का वो ये है कि यहाँ पे ख़ास तौर पे वेस्ट के अंदर ही जो टेनेंट लॉज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। यानी कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी यहाँ पे और मैंने अब टेनेंट को किराए पे दी और उसने 2 साल के बाद रेंट देना बंद कर दिया। अब मैं उसको निकाल नहीं सकता था खुद से क्योंकि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है, आप उसके पास जाते हैं लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोर्ड। वहाँ आप फाइल करते हैं इविक्शन, उसमें बहुत टाइम लगता है, उसको डिपेंड करता है कि कितनी उनके पास बैकलॉग है। मुझे 1 साल लग गया अपनी हियरिंग आते-आते और 1 साल तो वो टेनेंट जो है किराया नहीं दे रहा था और मैं उसको निकाल भी नहीं सकता था। तो मुझे तकरीबन उसको निकालते-निकालते 1.5 साल का अरसा लग गया और मुझे रेंट भी नहीं मिला। तो ये जो इश्यूज़ यहाँ पे टेनेंट के हैं ना, वो बहुत तकलीफ़देह होते हैं। तो उनसे अगर मैंने अवॉइड करना है तो फिर मुझे लगता है कि दुबई एक बेहतर जगह है क्योंकि वहाँ पे लॉज़ इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर टेनेंट जो है ये आप मुझे कन्फर्म कीजिएगा, मुझे किसी और ने बताया था कि अगर टेनेंट वहाँ पे रेंट देना बंद कर दे तो आप उसको विदिन 2 टू 3 मंथ्स इविक्ट करवा सकते हैं ईज़िली। जी, बिल्कुल। देखें, आपको जो दुबई का एक मेजर एडवांटेज है यहाँ पे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का, वो ओनर या इन्वेस्टर फ्रेंडली आपके लॉस हैं। अब यहाँ पे रेंटल डिस्प्यूट होता है, सेंटर उन्होंने आरडीसी बनाए हुए जगह जगह। तो अगर आपका हुँ, टेनेंट पे नहीं करता, आप जाके डायरेक्टली ओनर कंप्लेन करें ऑनलाइन, उसको आने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर अगर मेरे पास मैनेजमेंट की परमिशन है उस यूनिट की, तो मैं खुद जाके जो है ना
उसके बिहाफ पे फाइल करता हूँ केस, और विद इन 2 to 3 months के अंदर अंदर टेनेंट रेंट जितना उसने स्टे किया है वो पे भी करेगा। लेट्स से अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो अगर उसका कोई एसेट होगा वो पे ऑफ करेगा, हुँ। और अगर वो चले जाता है यहाँ से, लेट्स से कि फ्लाई कर जाता है, तो ट्रैवल बैन की तरफ भी जाते हैं। तो बैन लग जाता है उसपे, हाँ। तो ये लॉज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फँस भी जाते हैं, तो गवर्नमेंट के लॉज़ इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप बहुत ईज़िली जो है उससे निकल सकते हैं बाहर। तो ये एक मेरे लिए तो ये अट्रैक्शन थी काफ़ी बड़ी। अच्छा, महमूद, हम इसको थोड़ा-सा शॉर्ट करेंगे इसको, क्योंकि मैंने ये कोशिश करनी है कि मैं इस पे मल्टीपल सीरीज़ में बात करूँ आपसे। आज हमने बात की है बेसिक लेवल के ऊपर कि क्या तरीक़ाकार है और इन्वेस्टमेंट करने का क्या ऑप्शंस हैं। अब नेक्स्ट जो मैंने आपसे पॉडकास्ट करनी है उसमें हम थोड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या वो एरियाज़ हैं, कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए, कौन से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है 2 से 3 साल के अंदर। तो नेक्स्ट एपिसोड इस पे हमने रिकॉर्ड करनी है। तो ऑडियंस के लिए प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस चैनल, क्योंकि हमने इस पे मज़ीद बात करनी है डिफरेंट प्रोजेक्ट के हवाले से, इलाकों के हवाले से। फिर हम थोड़ा-सा फाइनेंशियल को भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप लेट्स से 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख दिरहम इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको किस हद तक आपको इसमें से आरओआई मिल सकता है। तो हम थोड़ा-सा फाइनेंशियल को भी इसको डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वी रैप दिस सेशन, महमूद, कोई आखिरी थॉट आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल देखिए, जो भी इंक्वायरीज़ हों, चीज़ें, अगर आप बेसिकली अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दुबई में, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने डिसीजन ले सकें इजीली, ठीक है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मार्केट में आपको 1000 लोग मिलेंगे जो ये बात क्लेम कर रहे होते हैं कि हम आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता तब चलता है जब उस लेवल पे आप आते हैं, ठीक है। आफ्टर द सेल सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो सेल सर्विस है, क्लाइंट के साथ इन टच रहना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हुँ। फॉर मी, मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि एजुकेट करूँ क्लाइंट को। मेरे पास यहाँ पे दुबई में भी आते हैं, विज़िट करते हैं, पूरा उनका प्रॉपर्टी टूर उनको बता के समझा के, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 80% जो मेरे ओवरसीज़ ही क्लाइंट है जो मतलब रिमोटली ही मुझसे बाय कर लेते हैं, और वो फिर अगले 1 डेढ़ साल के अंदर अंदर वो फिर आते हैं, विज़िट करते हैं, और ये सिलसिला भी चलता है। बिल्कुल। एक और मैं इसमें ऐड कर दूँगा कि महमूद को मैं अपने एक और फ्रेंड के थ्रू जानता हूँ, और वो मेरे जो फ्रेंड वली हैं, आपने अक्सर मेरे चैनल पे देखा होगा कि हमने आपस में कई पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, तो वो इनके साथ काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो एक ट्रस्ट हमारा ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है महमूद और उनकी टीम के साथ। तो अगर ऑडियंस में से अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़, मैंने एक ईमेल एड्रेस डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ईमेल कीजिए और मैं आपको कनेक्ट कर दूँगा महमूद की टीम के साथ, एंड देन महमूद एंड हिज़ टीम कैन हेल्प यू आउट फॉर योर बाइंग जर्नी। तो महमूद, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। तो इंशाल्लाह हम एक और इस पे एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि मल्टीपल एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। तो जो ऑडियंस है, प्लीज़ कंटिन्यू वाचिंग दिस चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Are you a non-US tax resident and looking to open a business in the US? Well, this video is very important for you, so watch it till the end. Basically, if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN, which is your tax identification number, which means when you open a bank account, or you open a Stripe account or PayPal account or Amazon business account or any business account, you need your SSN number in order to open any of these accounts in the US. Well, if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN with you, you can have another identification which is called ITIN. So ITIN is similar 9-digit number which is used for tax purposes if you are a non-US tax resident. So whenever you apply for a business account or bank account or payment processing account like PayPal or Stripe or even Amazon FBA seller, or registering a business in the US, you can use ITIN instead of SSN. This will help you to set up all of these things even though you're not a US tax resident. So if you're in Canada, Latin America, Europe, UK, Australia, or anywhere in the world, you can apply for ITIN, and you can use ITIN to register a business, open up the business accounts, open up the payment processing account in the US, and pretty much do all the tax related stuff using ITIN even though you don't have SSN. One of the unique use case for ITIN is if you are a non-tax resident but you have a US based income. Like, for example, you have a rental property in the US or any other business that is generating income from the US, then depending upon the tax treaty from your parent country, you may have to file taxes in the US.
right? So when you have to file taxes in the US, you need ITIN because you have to file your tax return on a Form 1040NR. Okay, so if you are a non-tax resident, you need the Form 1040NR in order to file your tax return. And when you fill up that form, you will be required to enter your ITIN because you don't have SSN. So in order to enter your tax identification number, you have to have ITIN number ready. Okay, this is a very common use case for all the non-tax resident that is generating income in the US. They need to file tax return. Depending upon your tax treaty between your parent country, you may need ITIN as well. So how do you get that? Well, there are some companies available on the internet that will help you to get you the ITIN, but they may charge between $400 to $600 per application. We have a company called ITIN, and they are one of the quickest in terms of submitting the application. So they will help you out in terms of collecting the documentation, help you out in terms of answering your questions, and help you out in terms of submitting the application. Now, the typical application process times takes between 4 to 14 weeks, but the ITIN people only take 48 hours to collect the information, help you out in the journey, submit your application, and from that point onwards, it's basically IRS. IRS can take between 2 to 12 weeks depending upon their volume of the applications, but throughout the process, they will handhold you in terms of opening up the accounts, help you to open up the FBA account or Stripe account or PayPal account, or guide you in terms of the entire process. They're pretty quick to respond. They have people speaking English and Spanish and Arabic, and they can give you very competitive rates as well. Plus, if you use my referral link, which will give you extra $50 discount when you purchase their services. So if you are looking to open a business in the US, start your journey today, apply for ITIN. Even though if you're not looking to open a business now, you should have ITIN just in case in the future, if you want to open a business, you're ready from tax standpoint. So check the link in the description below, and let's get back to the video.